नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका कैलेंडर भी अनाउंस हो गया है। 14 मई को आपका एग्जाम है, तो आपके पास टाइम अब कम बचा है, तो प्रैक्टिस आपके लिए बेहद ज़रूरी है। उसी संबंध में ये जो हमारी पेड क्विजेस की वीडियो सीरीज है लगातार चल रही है। पिछले वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी उसमें कवर किए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं अब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस अटैच किए गए हैं, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और हमारे पेड ग्रुप्स में भी एडमिशन के लिए वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है, आप उस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में यूरोपीय यूनियन, ठीक है, आप ये जानते हैं यूरोप के जो मल्टीपल नेशंस हैं उसका एक ब्लॉक है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने बहुराष्ट्रीय व्यवसायों पर वैश्विक न्यूनतम कितने प्रतिशत के कर की योजना को अपनाया है। तो ईयू ने एक प्लान अडॉप्ट किया है जिसमें जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जो बिग बिजनेसेस हैं लाइक गूगल, फेसबुक, है ना, ये सब जो हैं, तो इन पे एक मिनिमम 15% का टैक्स जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, विच इज़ अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक, तो डिटेल में भी इसको देखें। एक सभी कंपनीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए यहाँ पे ये इम्पोजिशन किया गया है। सी विकल्प को चुनेंगे। अगला देखिए, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो पहले इसमें ये ध्यान देंगे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है, हमने जो इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी और ये सब को कंजर्व करने में जो एक उपलब्धि हासिल की है, इसके संबंध में मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है तो वर्ष 1991 से सेलिब्रेट करता है 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। तो पहले इसको ही ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन जिसको कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना, इसने डेवलप किया है। पर्पज इसका ये है कि ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन और एक वेब पोर्टल, है ना, इन दोनों को लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसमें आप एप्लीकेशन और पोर्टल को यूज़ करके आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं तो उसके लिए नियरेस्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है उसको आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए इसको लॉन्च किया गया है। बी विकल्प को हम चुनेंगे। हाल ही में किस हवाई अड्डे पर एक बायोमेट्रिक सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी पासपोर्ट या टिकट की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका चेहरा ही आपकी पहचान है, वही बोर्डिंग पास के तरीके काम करेगा और टिकट के तरीके। इस सब सुविधा के साथ अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यहाँ पे यूएई में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, बायोमेट्रिक बेस है, तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में भी देख लीजिए। अमृत सरोवर योजना के तहत तो जितने भी पॉन्ड्स हैं, ठीक है, उनको रिजुवनेट करने की एक मुहिम चली है, आपको ये पता होगा। तो उसी के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक, यानी कि जो अगला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे हम देश में, उसमें तब तक में कितने अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये है कुल टारगेट 50,000 का। आप ये बताएं कि अमृत सरोवर योजना के तहत पहला जो अमृत सरोवर देश में बना, कहाँ बना, ठीक है, और किस जिले में बना, ये पहले आपको बताया गया है। कमेंट करके बताइए। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया अभी हाल ही में। तो यहाँ पे जो बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट है, डी विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके कोलैबोरेशन में ये ट्राइबल फेस्टिवल है ना, शीतकालीन एक तरीके का आयोजित किया गया, जिसमें जहाँ ये कश्मीरी कम्युनिटीज जैसे ये ना गुज्जर्स, ये और दूसरा है बकरीवाल, ये सब जो है इन्होंने एक बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो उस संबंध में था ये, डी विकल्प करेक्ट है। आगे देखें, 20 दिसंबर 2022 को, माफ कीजिएगा, किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम है कल्याणी फिरेस्टा, यहाँ इंग्लिश में देखिएगा इस प्रकार से कुछ लिखा जाता है, इसको लॉन्च किया है। तो हमारे ये यूनियन मिनिस्टर हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, इन्होंने लॉन्च किया है। बेसिकली ये फर्स्ट ग्रीन स्टील इसलिए कहा जा रहा है इसको कि रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको यूज़ करके बनाया गया है, जिसमें इसके मैन्युफैक्चरिंग में ज़ीरो कार्बन फुटप्रिंट जो है एनवायरनमेंट में जो है रिलीज होगा। ठीक है, कोई भी उससे हार्म नहीं होगा। और पुणे बेस एक कंपनी है कल्याणी ग्रुप, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है।
अगला देखिए, बेला सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यूपी जीके के बहुत सारे फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हमने शॉर्ट्स के माध्यम से भी कवर करने की कोशिश की है। हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए शॉर्ट के सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे जाइए, रील्स जो है होती हैं उसमें हमने ये वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी उसको देख के इस जीको को कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो बेला सागर झील है फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन यूज होती है, महोबा में है, डी विकल्प। अगला देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो आप जैसे जो कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर जैसे अभी नया ईयर शुरू हुआ मान लीजिए, तो ये क्या है, अभी ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है इसके हिसाब से ये होता है, तो इसका पहला महीना है जनवरी, है ना। तो इसी से सिमिलर है जो शक संवत वाला कैलेंडर स्टार्ट हुआ था जो कि 78 AD में कनिष्क के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक, तो उसको ही फॉलो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, फॉर द ऑफिशियल पर्पस। इसको अडॉप्ट कब किया गया था ये भी यूपीपीएससी आयोग पहले पूछ चुका है, तो ध्यान रखिए 1957 में। ठीक है, तो उसी क्रम में जो विक्रम संवत भी है, अब यहाँ पे कई जगह आपको 57 BC मिलेगा, 58 कई जगह मिल जाएगा, है ना। जैसे कुछ ये जैन टेक्स्ट है उसमें 57 बताया गया है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको ए विकल्प चुनेंगे, विक्रमादित्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक, तो यहाँ पे इन सारे फैक्ट को ध्यान रखें, हम ए विकल्प को चुनेंगे। इसमें देखिए अल्फा, बीटा और गामा रेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में, है ना, डिटेल में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम ब्रीफ में देखें तो अल्फा कणु का द्रव्यमान हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है, क्योंकि ये जो है डबली चार्ज्ड हीलियम एटम ही जो है अल्फा पार्टिकल, आप उसको रेफर करते हैं। तो ये स्टेटमेंट ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें सिर्फ बी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की बात हो रही है, तो उसमें पंथ निरपेक्षता और अखंडता, है ना, ये सेकुलर और इंटेग्रिटी और सोशलिस्ट, ये सब वर्ड्स किसमें ऐड किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 का। पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत जो है कौन सा इसमें से। तो फोक सॉन्ग्स पूरे यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से गाए जाते हैं। उसी क्रम में बिरहा जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो आप ये देखते हैं कानपुर से लेकर के पूरा इधर बलिया, बनारस, इलाहाबाद, जो भी चीज़ें हैं, सोनभद्र, ठीक है, तो यहाँ पे ये गाया जाता है। बेसिकली इसका ओरिजिन की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो 17th सेंचुरी के दौरान इसको एक तरीके से, जैसे हिंदी में एक शब्द आपने सुना होगा विरह, है ना, तो सेपरेशन होता है एक शब्द, किसी से अलग होना। तो न्यूली वेड्स जैसे कपल होते हैं, तो 17th सेंचुरी के अराउंड जैसे लाइवलीहुड के चक्कर में वो पुरुष घर से बाहर चला गया, स्पेशली छोटे गांव से, तो अब अपनी महिला से सेपरेशन हो गया ना उसका, तो उसी के क्रम में इस गीत की उत्पत्ति हुई। तो अभी भी जो है एक फोक सॉन्ग के रूप में इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये गाया जाता है। ठीक, तो सी विकल्प को चुनेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व, यानी कि एक कह लीजिए खुश नहीं होते, लोग दुखी होते हैं ऐसे दिवाली के अवसर पे, है ना, उस रूप में मनाते हैं। तो थारू जनजाति जो है ये मनाती है, कीरत डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं थारूस। और एक दो फैक्ट और कि जैसे राइस इनका प्राइमरी डाइट है, जॉइंट फैमिली में ये लोग विश्वास रखते हैं। और इधर आप देखेंगे सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, ये जो रीजन है डोमिनेंट है इनकी उपस्थिति का। सैडल पीक यानी कि सैडल चोटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये आप अंडमान निकोबार का भाग है, नॉर्थ अंडमान का। ठीक, इसको हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइए कितने किलोमीटर पर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी ओजोन लेयर, कमेंट करके बताइए। तो किताब उल हिंद मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी। तो इस किताब को, यानी कि मतलब जो पुस्तक है, नाम ही है किताब उल हिंद, इसको कई जगह आपको तारीख उल हिंद भी कई बार पूछा जाता है, लिखा हुआ मिलेगा। तो इसका राइटर था जो है अल बरूनी, है ना। तो मूल रूप से अरबिक भाषा में लिखी गई। मुख्य रूप से जो इसमें हाईलाइट किया था अल बरूनी के द्वारा इसमें विषय, वो था आपका इंडिया में प्रिवेल करता था जो 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड में चूंकि ये बुक लिखी गई थी, तो कास्ट सिस्टम जो है ना, उसके बारे में बताया गया और इंडियन कल्चर को कंपेयर किया गया जो विश्व के और उस समय के अन्य दूसरे कल्चर थे उनके साथ। दो कक्ष वाला हृदय जो है किसमें होता है, हार्ट की बात हो रही है। तो फिशेज में आप देखेंगे दो चैम्बर ही होते हैं सिर्फ, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, है ना, इसकी लोकेशन होती है। मनुष्यों में कितने चैम्बर होते हैं जरा कमेंट करके बताइए। तो देखिए हिस्ट्री डिटेल में जब देखेंगे थोड़ा, तो वहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक, तो उसी संबंध में यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आद्य इतिहास का संबंध भारत में किस काल से लिया जाता है। तो अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए
प्री हिस्ट्री पीरियड जो है इसमें ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें कोई रिटन स्क्रिप्ट जो है वो प्राप्त नहीं होती है, ना ही उसको डेसिफर किया गया है, मतलब कि उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, तो ये हो जाता है प्री हिस्ट्री। अब यहाँ पे इंडिया के संबंध में देखेंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, इसमें चूंकि क्या है, इसमें आपको स्क्रिप्ट मिलती है लिखी हुई, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो इसको माना जाता है इंडिया से संबंधित हड़प्पन जो टाइम पीरियड है, दिस इज रेफर्ड एज प्रोटो हिस्ट्री। ठीक, और बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें, नई कैटेगरी जो है, तो उसमें हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स मिली हैं और उसको पढ़ा भी जा सका है, जैसे जेम्स प्रिंसेप वगैरह का नाम आप पढ़ते होंगे, है ना, तो उसको वहां से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसमें फिलहाल ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। देखें किस रिपोर्ट को अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। तो एक जो है कमीशन फॉर्म किया गया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, 1983 में। तो 1987 में इन्होंने एक रिपोर्ट दी, ब्रंटलैंड कमीशन जो है इसको कहा जाता है, उसके अध्यक्ष उसी नाम के थे, हार्लेम ब्रंटलैंड करके। ठीक, तो उन्हीं की रिपोर्ट जो है आगे चल करके आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से जानी गई 1987 में, जो कि एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप संबंधित कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में। ठीक है, उसी को जाना जाता है। तो सी विकल्प हमारा जो है ये करेक्ट होगा। इसमें देखिए कौन से मौद्रिक नीति का अस्त्र है, औजार है। ठीक है, ये तो खाली थोड़ा वेग टर्म हो जाएगा। ठीक है, टूल्स जैसे कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए युक्ति जो होती है, तरीके होते हैं, ऐसा कुछ टर्म हम इसमें यूज कर सकते हैं मौद्रिक नीति के संबंध में, जो कि संबंधित किससे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक, अब देखिए दो चीजें आप पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, यानी कि फिस्कल पॉलिसी। ठीक, तो फिस्कल पॉलिसी संबंधित है सरकार से, जिसके टूल्स होते हैं टैक्स, रेट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सब्सिडी, है ना, ये सब चीजें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि क्या क्या, रिवर्स रेपो रेट, है ना, और क्या हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, CRR, SLR, ये सब चीजें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के जो भाग हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो इसमें हम बी विकल्प को चुनेंगे, सी विकल्प को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे देखें, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे जो है सम्मानित किया गया है या किसे प्रदान किया गया है। तो पहले ये जानिए जो है किस कैटेगरी में अवार्ड मिलता है। तो इंडिया में जो फिल्म्स बनती हैं, ठीक है, तो उसमें एक हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। फर्स्ट टाइम जो है दिया गया था वर्ष 1969 में। ठीक, तो अभी चूंकि कोरोना में, है ना, 1-2 साल का डिले हो गया, तो 2020 का जो एडिशन मिला है, ये मिला है आशा पारेख, है ना, इनको। रजनीकांत जी को मिला था 2019 का, 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, उससे पहले विनोद खन्ना को मिला था, ऐसे कुछ ये क्रम है। ठीक, इसको भी ध्यान रखिए। विकल्प हम यहाँ पे सी को चुनेंगे। अब हमें एक चीज ये बताएंगे कि दादा साहब फाल्के जो है ये कौन थे। नेक्स्ट है, सर क्रीक विवाद का संबंध जो है किससे है, किन देशों के बॉर्डर के संबंध में है। तो ये जो है आप रन ऑफ कच्छ का एरिया देखेंगे, ये मार्शलैंड वाला, तो लगभग 100 किलोमीटर का एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है। ये वाटर डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पार्टीशन से ही है, क्योंकि पहले ये ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल में था, अब पार्टीशन हो गया, तो उसी में यहाँ पे इसके जो है कह लीजिए ओनरशिप के संबंध में है। तो इसको मैप में भी एक बार लोकेट करके देख लीजिए। आगे है, कंदरिया महादेव मंदिर जो है किस शासक ने बनवाया था, ये बताना है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है ये, भगवान शिव को समर्पित मंदिर। तो चंदेल डायनेस्टी के टाइम पीरियड में आप देखेंगे धंग देव जो है ना, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ। इसमें देखिए किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। तो सब लेंथ वाइज भी सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी है, गंगा, 2525 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो यही उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट रिवर बेसिन। इसमें देखें माइका का प्रोडक्शन जो है किस राज्य से संबंधित नहीं है। तो इसके जो है डिपॉजिट्स या हमें प्रोडक्शन का संबंध पंजाब राज्य में नहीं मिलता, बाकी के तीनों मिलेगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका कौन सा स्टेट है, ये बताइए जरा। टॉम्ब ऑफ सैंड, इस पुस्तक का रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो अभी रिसेंटली हमने बता रखा था पहले भी, इस पुस्तक के लिए जो है एक अवार्ड मिला है काफ़ी फेमस, गीतांजलि श्री को, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से संबंध रखती है ये। तो आप उस अवार्ड का नाम बताइए जरा, कौन सा पुरस्कार मिला है। नॉवेल है ये एक। आगे है, डार्विनवाद का मूल आधार क्या है। ठीक है, तो आपने डार्विन के बारे में पढ़ा होगा साइंस में। ठीक है, इन्होंने एक थ्योरी दी, चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूमन एवोल्यूशन का, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशंस, है ना, स्पीशीज का जो है डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है ना, प्राकृतिक चयन के आधार पे है। डिटेल में भी इसको देखिए, विकल्प बी को चुनेंगे।
इसमें कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप जो है इसके पार्ट्स जो भी होते हैं ये पता होने चाहिए, पूछा जाता है कई बार। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से संबंधित नहीं है वॉस डिफरेंस, है ना, शुक्रवाहिनी, इसको इंग्लिश में आप जो है स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। तो ये मनुष्यों यानी कि मेल से संबंधित है, ठीक है। बाकी 3 जो है ये महिलाओं से हैं, तो इनके नाम देख लीजिए। आगे देखें ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है ये बताना है। तो चेमा युंगडुंग हिमनद जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। आप हिमालयन रेंजेस में देखेंगे तो जो आपका कैलाश रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे लेक मानसरोवर भी है, ठीक है। तो उसी के पास यहाँ पे इस ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, सियांग नाम से। फिर चाइना होते हुए फिर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, और फिर जैसे होते हुए आपका बांग्लादेश से यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में समाप्त हो जाती है। देखिए मॉन्टेस्क्यू, है ना, एक ये मतलब इन्होंने पुस्तक लिखी थी, वही पूछा जा रहा है किसके संबंध में। तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है विद इन अ स्टेट, उसके संबंध में एक पुस्तक लिखी इन्होंने, द स्पिरिट ऑफ लॉज, है ना। पहले भी पूछा गया है, पॉलिटिकल थियरी से संबंधित है ये, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अराउंड 1750 AD के आसपास लिखा था इन्होंने। मोटर गाड़ियों में उपयोग होने वाला उत्प्रेरक परिवर्तक किसका बना होता है, ठीक है। कैटलिक कन्वर्टर जो है एक डिवाइस समझ लीजिए इसको, काफ़ी एक्सपेंसिव मेटल्स जैसे कि ये प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम जो यहाँ बी विकल्प में लिखा है, इनसे मिलकर के बना होता है। अब इसका देखिए यूज़ क्या होता है, जो भी जैसे ऑटोमोबाइल्स आपके जितने भी हैं उसमें क्या होता है, आपके पॉइजनस गैसेस का, है ना, एक तरीके से उत्सर्जन होता है जब आपका फ्यूल जलता है, तो उसको कन्वर्ट करता है वो लेस हार्मफुल गैसेस के रूप में। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जैसे ये है नाइट्रिक ऑक्साइड है तो उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने का काम इसके माध्यम से होता है। देखिए निम्न में से किन विद्यमान योजनाओं को हाल ही में शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना में समाहित कर दिया गया है। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ये 3 स्कीम्स अलग अलग समय पीरियड में शुरू की गई हैं। तो अभी जो है 2018 में समग्र शिक्षा ये है जो अब योजना, इसको शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसमें इसको जो है तीनों को समाहित किया गया इस एक कॉमन स्कीम में। तो यहाँ पे तो हम डी विकल्प को चुन लेते हैं, A, B और C, ठीक है। तो रिसेंटली अभी इसमें अपडेट ये भी है कि अगस्त 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक समग्र शिक्षा अभियान 2.0 मतलब कि सेकेंड फेज जो है इसको इम्प्लीमेंट किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26, ठीक। इसको एक्सटेंड किया गया है जिसमें प्री प्राइमरी से लेकर के आपका जो है 12th क्लास तक के जो स्कूलिंग है ना, उसको कवर किया जाएगा। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। इसमें तीनों चीज़ें जो हैं ठीक हैं। ये पहले की स्कीम्स थी, इनका नाम ध्यान रखें। इसमें देखिए फंडामेंटल राइट से संबंधित कौन सा अधिकार नहीं है। तो पहले भी हमने देखा है कि जो भी हम फंडामेंटल राइट भाग 3 में पढ़ते हैं 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में, उसको मुख्य रूप से हम 6 भागों में जो है डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक। तो अब ऐसा राइट टू वर्क जो है ये कोई क्लासिफाइड नहीं है अलग से, इसको हम चुनेंगे। आगे देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम जो है कहाँ से स्रावित होता है। तो अलग अलग एंजाइम्स का आपको लोकेशन भी पता होना चाहिए, प्लस उसका फंक्शन क्या क्या है बॉडी में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन जो सिक्रीट होता है पैनक्रियास से, जो आपको हेल्प करता है आपके फूड जो आप इंटेक करते हैं उसके डाइजेशन में भी। सी विकल्प को यहाँ पे हम चुनेंगे। आगे देखें इसमें से कौन सा क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय लेखांकन में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो बात हो रही है नेशनल इनकम का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होती, कौन सी एक्टिविटीज़, है ना। तो अब एज नेशन इंडिया को हम देखें तो जैसे एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस वाइफ्स, है ना। तो जो गृहिणी है जितना भी काम कर ले मतलब कैलकुलेट होगा ही नहीं वो, ठीक है। जो भी पेमेंट्स ट्रांसफर्स होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़, इसके अलावा इलीगल एक्टिविटी को आप ब्लैक मनी के रूप में समझ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कैपिटल गेन्स होते हैं, और क्या बच गया, जैसे खुद के यूज़ के लिए आप जो गुड्स बनाते हैं, ऐसी चीज़ें, ये सब नेशनल इनकम के काउंटिंग में काउंट नहीं किए जाते। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक इसमें से कौन था। तो ये हरिहर एंड बुक्का, ठीक, संगम डायनेस्टी। इसमें देखिए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करेंगे, 1993 से तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, लेकिन ऐसे अगर हम देखेंगे तो 1992 में बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन इस
ईयर का ध्यान रखिएगा। आगे चल करके जो है 24 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट हुआ था 93 में, पंचायती राज दिवस जो मनाते हैं, ठीक, इस डेट को भी याद रखना है। तो इसका उद्देश्य क्या था? तो वही था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज जो भारत में है तो उसकी व्यवस्था करना, विकल्प सी। इसमें है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, यानी कि इसने शुरू किया था ये अलाउद्दीन खिलजी ने। जितनी भी कमोडिटीज मार्केट में थी उसका कॉस्ट फिक्स किया गया, कई सारे रेगुलेशन लेकर के आया था ये, है ना, और मार्केट कंट्रोल का एक डिपार्टमेंट भी स्टैब्लिश किया था। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में जो किया गया, पर्पस क्या था उसका, ठीक, तो इसको आप अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। 1992 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक, और पहला ऐसा इंटरनेशनल समिट हुआ जो कि मूल रूप से एक तरीके से डेडिकेटेड था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित अर्जेंट स्टेप्स लिए जाने थे तो उससे संबंध में यहाँ पे ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया, ठीक। तो ए विकल्प जो है इसको चुनेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है यहाँ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के मेरठ में। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ कि जीवाणु जनित बीमारी जो है इसमें से कौन सी है, बैक्टीरिया से होने वाली? तो ये होती है टिटनेस, है ना। जैसे कभी कुछ जंग लगा हुआ लोहा वगैरह आपको लग जाए तो माना जाता है उससे जो है टिटनेस हो सकता है। बैक्टीरिया का नाम इसमें होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी करके होता है, ठीक। इसमें इस बीमारी को आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं जो पहले भी पूछा गया है, लॉक जॉ, ठीक। इसमें आपके मुंह, हाथ, ये जो मसल्स होती हैं, गर्दन, ये सब एक तरीके से लॉक हो जाता है, तो आपको मुंह खोलने या स्वॉलो करने में कोई चीज़ परेशानी होने लगती है और अंततः जो है मृत्यु का कारण भी बन जाता है ये कई लोगों के। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बी विकल्प करेक्ट है और यहाँ पे इसको समाप्त कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उससे संबंधित फैक्ट्स को प्लीज़ आप कवर करते चले अपने नोट्स वगैरह में से, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।